डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 हैरड डॉमर ग्रोथ मॉडल्स पार्ट 1। और पार्ट 1 में आज हम हैरड का मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैरड डॉमर आर्थिक मॉडल, आर्थिक विकास मॉडल का परिचय। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आर्थिक विकास की समस्याओं में रुचि ने अर्थशास्त्रियों को विभिन्न प्रकार के विकास मॉडल तैयार करने के लिए प्रेरित किया और ये मॉडल विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हैं। इन सभी मॉडल्स की विशेषता ये रही कि वे कीन्सवादी बचत निवेश विश्लेषण पर आधारित हैं। विकास का सबसे सरल मॉडल हैरड डॉमर मॉडल, जो कि दीर्घकाल में अल्पकालिक कीन्सवादी विश्लेषण के प्रक्षेपण का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह मॉडल आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पूंजी कारक पर आधारित है। यह पूंजी की मांग आपूर्ति के समायोजन के माध्यम से स्थिर विकास की संभावना पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का मॉडल आता है, जो आर्थिक प्रगति के स्रोत के रूप में पूंजी निर्माण के साथ साथ तकनीकी प्रगति पर भी विचार करता है। तीसरे प्रकार का विकास मॉडल जो नियो क्लासिकल थॉट्स पर आधारित है, यह पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन और इस अर्थ में एक तटस्थ तकनीकी प्रगति मानता है कि तकनीकी प्रगति न तो श्रम या पूंजी की बचत है और न ही अवशोषित होती है। तटस्थ तकनीकी होने पर भी दोनों कारकों का उपयोग उसी अनुपात में किया जाता है। यहाँ हम प्रमुख विकास मॉडल का अध्ययन करेंगे। हालांकि हैरड और डॉमर मॉडल विवरण में भिन्न है, वे पदार्थ में समान हैं। दोनों ही मॉडल स्थिर विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने की आवश्यक शर्तों पर जोर देते हैं। विकास की प्रक्रिया में पूंजी संचय के लिए हैरड और डॉमर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में वे पूंजी संचय की दोहरी भूमिका पर जोर देते हैं। एक और नया निवेश गुणक प्रभाव के माध्यम से आय उत्पन्न करता है, दूसरी ओर यह अपने पूंजी भंडार का विस्तार करके अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने निवेश के उत्पादकता पहलू पर जोर दिया और आय के पहलू को भी स्वीकार किया। कीन्स ने आय सृजन की समस्या पर उचित ध्यान दिया था, लेकिन उत्पादक क्षमता निर्माण की समस्या की उपेक्षा की। अपने मॉडलों में निवेश से उत्पन्न दोनों समस्याओं से निपटने के लिए हैरड और डॉमर ने विशेष ध्यान रखा। इन्होंने आर्थिक वृद्धि के मॉडल उन्नत देशों के अनुभवों पर आधारित रहे हैं। वे प्रमुख रूप से उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था में सतत एक रूप वृद्धि की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। सतत वृद्धि की आवश्यकताएं। हैरड और डॉमर दोनों ही अर्थव्यवस्था के सतत और निर्बाधित कार्यकरण के लिए आवश्यक आय वृद्धि की दर खोजने में दिलचस्पी रखते हैं। यद्यपि उनके मॉडल सूक्ष्म भिन्नता लिए हुए हैं, फिर भी वह एक ही प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। हैरड तथा डॉमर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को प्रमुख कार्य सौंपते हैं, परंतु वे निवेश की द्वैत प्रकृति पर, ड्यूअल नेचर पर बल देते हैं। पहला, निवेश आय का निर्माण करता है और दूसरा, यह अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। पहले को निवेश का मांग प्रभाव और दूसरे को पूर्ति प्रभाव कहा जा सकता है। इसलिए जब तक शुद्ध निवेश होता रहेगा, वास्तविक आय तथा उत्पादन का विस्तार होता रहेगा। वर्ष प्रतिवर्ष आय का पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय तथा उत्पादन का उसी दर से विस्तार हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है। अन्य दोनों में किसी भी प्रकार के विचलन से अप्रयुक्त क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार उद्यमी निवेश खर्चों को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को घटाने पर मजबूर हो जाएंगे। अंत में बाद की अवधियों में आय और रोजगार को घटाकर और अर्थव्यवस्था को सतत और एकरूप वृद्धि के संतुलन मार्ग से हटाकर यह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए यदि दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो शुद्ध निवेश निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि वास्तविक
वृद्धि दर में निरंतर उस दर से वृद्धि होती रहे जो बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक की क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वृद्धि दर की आवश्यक दर को अभीष्ट वृद्धि दर कहा जाता है। हेरोडोवर मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। आय का एक प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर होता है। यहाँ कोई सरकारी हस्तक्षेप या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। ये मॉडल क्लोज्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, यानी कि यहाँ विदेशी व्यापार नहीं होता। इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बीच में समायोजन होने में देर नहीं लगती। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों बराबर होती हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फिक्स कांस्टेंट रहती है। औसत और सीमांत बचत प्रवृत्ति एक दूसरे के बराबर होती है और सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी गुणांक अर्थात पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता क्योंकि यहाँ उन्हें अनंत जीवी मान लिया जाता है। बचत और निवेश उसी वर्ष की आय से संबंध रखते हैं। सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है अर्थात मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय समान होती है। ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं होते। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी और श्रम का अनुपात स्थिर होता है। पूंजी में स्थिर तथा प्राचल दोनों प्रकार की पूंजी सम्मिलित है। और अंतिम है कि वस्तु एक ही प्रकार की है। समस्या के अंतिम हल के लिए ये सभी मान्यताएं आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी वे विश्लेषण को सरल बना देती हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर हैरड का मॉडल देखते हैं। तो प्रोफेसर हैरड अपने मॉडल में यह बताते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि पाई जा सकती है। जब एक बार सतत वृद्धि दर में बाधा पड़ जाती है और अर्थव्यवस्था असंतुलन में हो जाती है तो संचयी शक्तियां इस विचलन को और आगे बनाए रखने में लगी रहती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। हैरड का मॉडल 3 तरह की ग्रोथ रेट पर आधारित है। पहला है जिसे हम जी से व्यक्त करते हैं और ये है वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसे बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात निर्धारित करते हैं। यह वृद्धि की अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करता है। दूसरा GW यानी गारंटेड ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, ये अभिष्ट वृद्धि दर है। वांछित वृद्धि दर है, वारंटेड ग्रोथ रेट है, जो किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर होती है। और तीसरा GN नेचुरल ग्रोथ रेट, ये सहज या प्राकृतिक दर है जिसे हैरड कल्याण इष्टतम मानते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ रेट इसे मानते हैं। इसे वृद्धि की संभाव्य या पूर्ण रोजगार दर भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट और इसकी इक्वेशन है GC = स्मॉल s। यहाँ G का अर्थ है दी हुई समयावधि में उत्पादन की वृद्धि दर और इसे निकालने के लिए हम डेल्टा y/y का प्रयोग करते हैं। डेल्टा y/y यानी चेंज इन आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट। कैपिटल C पूंजी में किया गया शुद्ध योग है और निवेश का आय में वृद्धि से अनुपात के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, यानी I/डेल्टा y। I निवेश हो गया यानी चेंज इन कैपिटल अपॉन डेल्टा y यानी चेंज इन आउटपुट। स्मॉल s ये औसत बचत प्रवृत्ति है APS और औसत निकालने के लिए हम करते हैं टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। GC = S। इसमें इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डेल्टा y/y इंटू I/डेल्टा y इज इक्वल्स टू S/y। डेल्टा y से डेल्टा y कट जाएगा और हमारे पास बचता है ये डेल्टा y से डेल्टा y कट जाएगा तो I/y हमारे पास बचता है और S/y है। यहाँ पर ये y और y दोनों बराबर हैं, इसका अर्थ है कि I विल बी इक्वल टू S। यही समीकरण इस सत्य का पुनर्कथन मात्र है कि वास्तविक बचतें वास्तविक निवेश के बराबर होती हैं। दूसरा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ
अभिष्ट वृद्धि दर हेरड का दूसरा समीकरण सतत उन्नति के लिए संतुलन स्थितियों को व्यक्त करता है। उनके अनुसार अभिष्ट वृद्धि दर वह दर है जिस पर जो कुछ भी उत्पादक कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट होंगे। यह उद्यमीय संतुलन होता है। यह उन्नति की रेखा है जो यदि प्राप्त हो जाए तो लाभ प्राप्तकर्ताओं को संतुष्ट करेगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है। अतः यह वृद्धि दर मुख्यतः व्यापारी वर्ग के व्यवहार से संबंधित है। अभिष्ट वृद्धि दर पर मांग इतनी ऊंची होती है कि व्यापारी लोगों ने जितना उत्पादन किया हुआ होता है वे बेच सकते हैं और उसी वृद्धि की प्रतिशत दर से लगातार उत्पादन करते रहेंगे। इस प्रकार सतत वृद्धि दर का समीकरण है, यानी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ का समीकरण है GW इंटू CR इज इक्वल्स टू स्मॉल s, यानी वारंटेड ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल से, दैट विल बी इक्वल टू APS। यहाँ GW वारंटेड ग्रोथ रेट हो गई, CR कैपिटल रिक्वायर्ड है और इसका मूल्य है I अपॉन डेल्टा वाई। वारंटेड ग्रोथ रेट का मूल्य है डेल्टा वाई अपॉन वाई और स्मॉल s APS है। इस प्रकार यदि हमें इसमें वारंटेड ग्रोथ रेट निकालनी है तो इसके लिए इस APS को डिवाइड करना होगा कैपिटल रिक्वायर्ड से, तो स्मॉल s अपॉन रिक्वायर्ड कैपिटल। पूर्ण रोजगार संतुलन वृद्धि के लिए G एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट ये दोनों बराबर होनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था को सतत उन्नति दे सकेंगी, और एक्चुअल ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार वारंटेड ग्रोथ रेट एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ रेट है तथा यदि अर्थव्यवस्था इस दर पर बढ़ती जाती है तो ये संतुलन पथ पर चलेगी। दीर्घकालीन असंतुलन का मूल रूप। पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए वास्तविक वृद्धि दर और अभिष्ट वृद्धि दर ये दोनों बराबर होनी चाहिए और वास्तविक पूंजी और रिक्वायर्ड कैपिटल इच्छित पूंजी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी सतत वृद्धि संभव होती है। यदि G और GW बराबर नहीं है तो अर्थव्यवस्था असंतुलन में रहेगी। उदाहरण के लिए यदि GW से G बढ़ जाता है और ये GW से G बढ़ जाता है तब CR से C कम हो जाएगा और जब G इज ग्रेटर देन GW तो अपर्याप्त वस्तुओं या उपकरणों के कारण कमियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन लाती है क्योंकि आय में वृद्धि उससे अधिक दर से होती है जितनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। आगे इससे पूंजी वस्तुओं की कमी हो जाएगी क्योंकि पूंजी वस्तुओं की वास्तविक मात्रा आवश्यक पूंजी वस्तुओं से कम है। इन परिस्थितियों में इच्छित निवेश बचत की अपेक्षा ज्यादा होगा और कुल उत्पादन कुल मांग से कम रह जाएगा। इस प्रकार लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन होगा और इसे हम ए डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उदग्र अक्ष पर वर्टिकल एक्सिस पर हमने आय की वृद्धि दर को लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने समय को लिया है, टाइम को लिया है। आय के प्रारंभिक पूर्ण रोजगार स्तर Y0 से हमने शुरू किया और वास्तविक वृद्धि दर ये G बिंदु तक, E बिंदु तक अभिष्ट वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर दोनों साथ साथ चलती हैं इस T1 समय तक, लेकिन इस T1 समय के बाद GW G से अलग हो जाती है और G GW से ज़्यादा होती है। एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज़्यादा होती है और दोनों में ये अंतराल बढ़ता जाता है। दूसरी ओर यदि GW से कम G है तो CR से C ज़्यादा होगा और ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन होगा, रिसेशन होगा, क्योंकि आय अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ती है। परिणाम स्वरूप पूंजी वस्तुओं की अधिकता हो जाएगी। C will be greater than required capital। इसका अर्थ है कि इच्छित निवेश बचत से कम है और कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाती है। इसका परिणाम है उत्पादन, रोजगार और आय में कमी। इस प्रकार लॉन्ग टर्म रिसेशन रहेगा और इसे हमने बी डायग्राम में दर्शाया है।
जब T1 समय के बाद वारंटेड ग्रोथ रेट से एक्चुअल ग्रोथ रेट नीचे गिरना प्रारंभ करता है और दोनों एक दूसरे से और दूर होते जाते हैं। हैरड का कहना है कि जब एक बार GW से G अलग हो जाता है तो यह संतुलन से दूर होता चला जाएगा। उनके अनुसार उन्नति रेखा पर डटे रहने से ही वह अकेली संतुष्टि दे सकती है, परंतु उसके आसपास केंद्र से दूर ले जाने वाली शक्तियां कार्यशील रहती हैं जो व्यवस्था को आवश्यक उन्नति रेखा से दूर ले जाती हैं। अतः G और GW में संतुलन नाइफ फेज इक्विलिब्रियम होता है, छुरी धार संतुलन होता है, क्योंकि जब यह एक बार भंग हो जाता है तो स्वयं संतुलन में नहीं आता। निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक नीति का एक बड़ा काम यह है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट को एक साथ रखा जाए, और इसीलिए हैरड ने अपना तीसरा समीकरण प्रस्तुत किया और ये था नेचुरल ग्रोथ रेट, सहज या प्राकृतिक वृद्धि दर। वृद्धि की प्राकृतिक दर समष्टि चरों पर निर्भर करती है, जैसे कि जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक साधन तथा पूंजी उपकरण। इसे वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर अथवा वृद्धि की सामान्य दर कहा जा सकता है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रौद्योगिकी प्रगति द्वारा निर्धारित पूर्ण रोजगार उत्पादन में वृद्धि की दर है, और इसका समीकरण है GN = N+R। यहाँ पर GN नेचुरल ग्रोथ रेट है, प्राकृतिक वृद्धि दर, N से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर है, और R तकनीकी प्रगति की दर है। एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट तीनों का विचलन। पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए इन तीनों दरों का बराबर होना एक छुरी धार संतुलन है, नाइफ फेज प्रॉब्लम है। लेकिन यदि वृद्धि की प्राकृतिक, वास्तविक और अभिष्ट दरों में कोई विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि G is greater than GW तो निवेश बचत की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा और आय में GW की अपेक्षा तेजी से वृद्धि होगी। यदि G is less than GW तो बचत निवेश की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है और आय में वृद्धि GW की अपेक्षा कम होती है। हैरड के अनुसार यदि GW is greater than GN तो दीर्घकालीन गतिहीनता पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में G से GW अधिक होगा, क्योंकि वास्तविक दर पर उच्च सीमा प्राकृतिक दर द्वारा लगाई जाती है, जैसा कि हम चित्र E में देखते हैं। यहाँ पर जब GN से GW अधिक होता है तो C will be greater than CR, और श्रम की कमी के कारण पूंजी पदार्थों का आधिक्य होगा। श्रम की कमी उत्पादन में वृद्धि की दर को GW से नीचे रखती है, मशीनें बेकार हो जाती हैं और अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। इससे निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय कम हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक मंदी के शिकंजे में जकड़ जाती है, और ऐसे हालत में बचत एक बुराई होती है। If GW is less than GN तो G से GW नीचे होगा, जैसा कि हम इस F डायग्राम में देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिति उत्पन्न होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब GN से GW कम हो तो C will be less than CR, श्रम की अधिकता और पूंजी पदार्थों की कमी पाई जाती है। लाभ अधिक होते हैं क्योंकि वास्तविक निवेश से अनुमानित निवेश अधिक होता है, और व्यापारी वर्ग में अपने पूंजी भंडार को बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे दीर्घकालिक स्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, और ऐसी स्थिति में बचत एक गुण होता है क्योंकि यह अभिष्ट दर को बढ़ाने में सहायक होता है। हैरड के मॉडल में यह अस्थिरता इसकी आधारभूत मान्यताओं की दृढ़ता के कारण है। ये मान्यताएं क्या हैं? एक स्थिर उत्पादन फलन होना, एक स्थिर बचत अनुपात होना और श्रम शक्ति की एक स्थिर वृद्धि दर को मानना। अर्थशास्त्रियों ने इस दृढ़ता को उत्पादन फलन में पूंजी और श्रम को स्थानापन्नता प्रदान करके बचत अनुपात को लाभ दर का फलन बनाकर तथा वृद्धि प्रक्रिया में श्रम शक्ति की वृद्धि दर को परिवर्तनशील बनाकर मुक्त करने का प्रयत्न किया है। हैरड के वृद्धि मॉडल के नीति संकेत हैं कि बचत
स्फीति अंतराल अर्थव्यवस्था में गुण हैं और अविस्फीतिक अंतराल में दोष। इस प्रकार उन्नत अर्थव्यवस्था में समय के मांग और स्थिति की मांग के अनुसार बचत को घटाना या बढ़ाना पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सूचना ये है कि ये अध्याय जिसमें हमने हैरड का मॉडल पढ़ा है और आगे डॉमर का मॉडल भी पढ़ेंगे, ये पूरा अध्याय प्रोफेसर एमएल झिंगन की बुक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन से एज इट इज लिया गया है। अतः प्रोफेसर एमएल झिंगन के हम आभारी हैं और ये समस्त अध्याय उन्हीं की पुस्तक से लिया गया है।